हेलो एवरीवन, ऑनलाइन जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है समसामयिकी घटना चक्र सामान्य अध्ययन 2022 की, आज ये उसका दूसरा भाग है, जिसमें कल हमने प्राचीन इतिहास का भाग फर्स्ट कंप्लीट किया था और उसमें जैन धर्म तक कंप्लीट कर लिया था। आज का टॉपिक है वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। इसके प्रवर्तक वृषणी यानी सातवत या बंसी कृष्ण थे, यानी वृषणी बंसी कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसमें उन्हें देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत यानी पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तुत स्मारक विदिशा या बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत द्वारा स्थापित किया गया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज शूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है, जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। गुप्त शासकों के काल में ही वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया था। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों के द्वारा किया गया था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार संतों में प्रमुख थे तिरुमंगई पेरिये अलवार, आंडाल, नम्मालवार आदि। अलवारों में एकमात्र महिला संत आंडाल थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के अवतारों का 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म या कच्छप, तीसरा वराह, चौथा नृसिंह, पांचवा वामन, छठवां परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नौवां बुद्ध और 10वां अवतार कल्कि। कुछ अन्य संप्रदाय, मत एवं संस्थापक। एक तरफ संप्रदाय, उसके बाद मत और उनके संस्थापक। तो दस नामी संप्रदाय का मत है अद्वैतवाद। इसके संस्थापक हैं आदि शंकराचार्य। उसके बाद वैष्णव संप्रदाय का मत है विशिष्टाद्वैत। इसके संस्थापक है रामानुज। इसके बाद है ब्रह्म संप्रदाय के जो मत है वो है द्वैत और इसके संस्थापक हैं आनंद तीर्थ या माधव। रुद्र संप्रदाय, इसका जो मत है वो है शुद्धाद्वैत। इसके संस्थापक है वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी। नेक्स्ट सनक संप्रदाय, इसका मत है द्वैताद्वैत और इसके संस्थापक हैं निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। एक तरफ प्रमुख संप्रदाय दिए गए हैं, दूसरी तरफ संस्थापक। तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं नामदेव। धरकरी के संस्थापक हैं रामदास। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं रामानुज। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली गोसाल। इसके बाद यादृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित केश कम्बलिन। इसके बाद भौतिकवादी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है पकुद कच्चायान। इसके बाद घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्णन कश्यप और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं संजय बैलेठिक पुत्र। इसके बाद है मगध राज्य का उत्कर्ष। आधुनिक बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने गिरिब्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत की चिकित्सा के लिए उनके राज्य में भेजा था। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु, जिसका अन्य नाम कुणिक था, वो शासक बना। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन अथवा महानंदिन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद मौर्य साम्राज्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने
घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की सहायता की तथा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका विषय राजनीति है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन के शासक को पराजित किया, जिसके बाद में अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करके उसे एरिया यानी काबुल, अराकोसिया यानी कंधार, पेमिसदाई यानी हेरात तथा जेड्रोसिया यानी मकरान कुल 4 प्रांत दहेज में मिले। चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन एपियनस ने किया है। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका थी। चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था तथा जैन गुरु भद्रबाहु का शिष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास पद्धति यानी संलेखना पद्धति के द्वारा हुई थी। नोट: जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा था। बिंदुसार: चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक एवं सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अशोक। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। राजा बनने से पहले अशोक अवंती यानी उज्जैनी का उपराजा या वायसराय या गवर्नर था। इसके बाद अशोक की माता स्वदरंगी थी। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेत्र तथा उडैगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवा नाम प्रिय तथा देवा नाम प्रियदर्शी उपाधियों से संबोधित किया गया है। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई, जिनका नाम लोमस, ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा तथा विश्व झोंपड़ी था। अशोक द्वारा धर्म या धम्म के प्रचारक के लिए भेजे गए प्रचारक, एक तरफ धर्म प्रचारक और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए गए हैं। सोन तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि यानी बर्मा भेजा था। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका। इसके बाद मध्यांतिक को कश्मीर और गांधार। इसके बाद महारच्छित को यवन राज्य भेजा था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टैपहेंतर ने की थी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रूमनदेही स्तंभलेख सबसे छोटा है। धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भूराजस्व की दर घटाने का उल्लेख रूमनदेही स्तंभलेख में किया गया है। सरेकुना कंदहार अभिलेख में ग्रीक और अरामेक भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू या बैराट से प्राप्त लघु शिलालेख है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था। सोहगौरा या ताम्र अभिलेख तथा महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख है। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित विषय, एक तरफ शिलालेख और दूसरी तरफ उसके विषय में दिया गया है। पहला शिलालेख, इसका विषय है पशु बलि की निंदा। पहला प्रत्यक्ष शिलालेख, इसमें सभी मनुष्य मेरी संतान है कहा गया है। दूसरा शिलालेख, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं सीलोन का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख, राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की थी। 5वें शिलालेख का विषय है धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। छठा शिलालेख, प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। 7वां शिलालेख, इसमें दिया आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया है। 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 9वां शिलालेख, सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख में धम्म के पालन का उपदेश है। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है।
और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आठविक राज्यों का उल्लेख किया गया है। एक तरफ प्रांत दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी। प्राच्य या प्रासी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अवंती की उज्जैनी, उदीच या उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरि थी। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है। भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा तथा एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थल यानी दीवानी और कंटक शोधन यानी फौजदारी। सरकारी भूमि सीता कहलाती थी। बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि अदेव मात्रक कहलाती थी। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष था। राज्यों की युक्त प्रादेशिक धम्म महामात्र स्त्रियाध्यक्ष और ब्रजभूमि मौर्य काल के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ तथा 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर एवं सभासद। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ और अध्यक्ष, एक तरफ तीर्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रमुख दिए गए हैं। पहला है पुरोहित, ये प्रमुख था, धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख। दूसरा युवराज, राजपुत्र कहलाता था। तीसरा सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान। चौथा समाहर्ता, आय का संग्रह करता। 5वां सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष। 6वां है लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा जारी करना इनका कार्य था। 7वां है अकाराध्यक्ष, ये खानों का अध्यक्ष होता था। 8वां है प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर होता था। इसके बाद 9वां है पणयाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। 10वां है सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। 11वां व्यवहारिक, ये धर्मस्थलीय न्यायालय का न्यायाधीश कहलाता था। 12वां है कर्मांतिक, ये उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष था। 13वां दंडपाल, ये पुलिस अधिकारी था। 14वां है विविधताध्यक्ष, ये चारागाह प्रमुख था। 15वां है अंतपाल, ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। इसके बाद 16वां है सूनाध्यक्ष, ये बूचड़खाना का प्रमुख कहलाता था। और 17वां है गढ़ का अध्यक्ष, ये वैश्याओं का प्रमुख था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया तथा पतंजलि इसके पुरोहित थे। भरूच स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना। इसके बाद है कर्ण वंश। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। अब इसके बाद है सातवाहन वंश। सुमुख ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठानी महाराष्ट्र में थी। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में सुमुख सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी एवं यज्ञ श्री सातकर्णी थे। पश्चिम का स्वामी गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा पोटीन की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन वंश ने ही प्रारंभ किया। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल तथा बृहत कथा के रचयिता गुणाणे सातवाहन काल के साहित्यकार थे। इसके बाद भारत में विदेशी आक्रमणकारी हिंद यूनानी, सबसे पहले हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक थे। इसके बाद शक, फिर पहलव और कुषाण ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया था। ये इसी क्रम में याद करना है, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। भारत में सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था। मिनांडर की राजधानी साकल वर्तमान सियालकोट थी। मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मिलिंद के प्रश्न में मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नोत्तर का वर्णन है। सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में
लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। हेलेनिस्टिक कला का संबंध हिंद यूनानी शासकों से है। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके बाद है शक। यूनानियों के पश्चात शक भारत आए। शक मूलतः मध्य एशिया से आए थे। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। भारत में शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार में जारी किया था। शकों ने प्रशासन की छत्र प्रणाली चलाई थी। इसके बाद है हिंद या पार्थियन या पहलव। शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इनका आधिपत्य स्थापित हुआ। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निस था। गोंडोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। इसके बाद है कुषाण वंश। पहलवों या पार्थियाई के पश्चात कुषाण भारत आए। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने किया था। कुषाण शासकों में बिम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। बिम कड़फिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने संभवतः गद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। चरक संहिता चरक की प्रमुख रचना है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाव्यवास सूत्र को कहा जाता है और इसके रचनाकार वासुमित्र थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था जिसने बुद्ध चरित, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्र अलंकार की रचना की। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श्व और वासुमित्र आदि रहते थे। नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों की उपाधियां महाराज, राजाधिराज और देवपुत्र थी। इसके बाद है गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इस वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319 से 335 ईस्वी था। इसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। इसके पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त ने संदीप विग्राहक या विदेश मंत्री तथा राजकवि हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में पाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, जो 455 से 467 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। इसने गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांत में देश, अवनी अथवा भुक्ति कहते थे। भुक्ति के शासकों को उपरिक कहते थे। सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अधिकारी था पुष्यगुप्त। शासक रुद्रदामन, इसका अधिकारी था सुविशाख। इसके बाद शासक अशोक, इसका अधिकारी था तुषास्प और स्कंदगुप्त का अधिकारी था चक्रपालित। सीमांत प्रदेशों के शासक गोप्ता कहलाते थे। भुक्ति विषय में बटे हुए थे, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम समूहों को पैठ कहा जाता था। गुप्त काल में सामान्यतः भूराजस्व की दर 1/6 थी। सिंचाई हेतु अर्घट या रहट या घड़ी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें दीनार कहा जाता था।
कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। ओशनम स्मृति में कायस्थों को उल्लेख सर्वप्रथम जाति के रूप में हुआ है। गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। इनका राजचिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई। अजंता में गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। इसमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्यों, जन्म, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण आदि का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरि निवास करते थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। नोट: आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। गुप्तकालीन मंदिरों की बात करें, एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ उनके स्थान है। पहला विष्णु मंदिर तिगवा में, तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में है। इसके बाद है शिव मंदिर भूमरा का, ये नागौद मध्य प्रदेश में है। इसके बाद पार्वती मंदिर नचना कोठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खोका नागौद मध्य प्रदेश में है। इसके बाद भीतरगांव का मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित सिरपुर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की स्थापना लगभग 285 ईस्वी में बिंद शक्ति ने की थी। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद है वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति अथवा पुष्यभूति ने वर्धन वंश की नींव डाली। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री के पति गृहवर्मा की हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, किंतु कुछ दिनों बाद देवगुप्त के मित्र गौंड शासक शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा। हर्ष का दूसरा नाम सलादित्य था। हर्षवर्धन ने परम महेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण किया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। हर्ष ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष प्राप्त किया था। हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नागानंद, प्रियदर्शका तथा रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन का युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। चीनी यात्री हैंसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। हैंसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। हुई ली ने हैंसांग की जीवनी लिखी है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के इतिहास की। तो इसमें पहला है संगम युग। संगम का आशय तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों की परिषद, गोष्ठी, सम्मेलन से है। इन्हीं सभाओं में रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। कुल 3 संगम आयोजित किए गए। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। तोल्कापियम को तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इसमें पहला है चेर वंश। संगम साहित्य में 3 प्रमुख राज्यों चेर, चोल और पांड्य राजाओं के इतिहास की रूपरेखा दी गई है। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। संगम युग में प्रथम चेर शासक उदयनजेरल, प्रथम जो चोल शासक था वो उदयनजेरल था। दक्षिण भारत के संगमों की बात करें तो इनके केंद्र प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। तो केंद्र था पहले का, प्रथम संगम का केंद्र था मदुरई, दूसरे का था कपाटपुरम और तीसरे का था उत्तरी मदुरई। और प्रथम जो संगम के अध्यक्ष थे उसके थे अगस्त ऋषि,
द्वितीय के अगस्त और बाद में तोलकापियर बन गए थे तथा तृतीय संगम के जो अध्यक्ष थे वो नक्कीरर थे। ग्रंथों की बात करें तो प्रथम संगम के ग्रंथ अनुपलब्ध हैं, द्वितीय संगम की तोलकापियम उपलब्ध है और तृतीय संगम में ऐतु तोगे 8 गीत, पत्तु पत्तु 10 गीत और परिपादल आदि हैं। चेरों का राज्य चिन्ह धनुष था। चेर शासक सेनगोट्टवन ने पत्नी पूजा की प्रथा आरंभ की थी। इसके बाद है चोल वंश। संगम साहित्य में उल्लिखित चोल शासकों में करिकाल प्रमुख था। करिकाल को जले हुए पैरों वाला कहा गया है। कालांतर में विजयालय ने 859 से 871 ईस्वी में पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना की। इस वंश की राजधानी तंजौर थी। विजयालय ने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग चोल वंश के प्रमुख राजा थे। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके नए प्रांत मुम्माडी चोलमंगलम की स्थापना की तथा अपनी राजधानी पोल्लनरुवा को बनाया। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर जो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में स्थापना की तथा उसके निकट चोलगंगम नामक तालाब बनवाया। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। इसका चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी पेरुंदनम तथा निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को श्रुंदनम कहते थे। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। पहला था प्रांत या मंडलम, इसके बाद बलनाडु, इसके नीचे जिला या नाडु, इसके नीचे कुर्रम या ग्राम संघ और सबसे छोटा था ग्राम सभा और सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। सभा या महासभा मूलतः अग्रहार यानी ब्राह्मण बस्तियों की सभा, ग्रामों की सभा थी और इसके सदस्य पेरुम कल कहलाते थे। व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी और दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। सोने के सिक्के कासू कहलाते थे। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की है। कंबन, ओट्टकुट्टनन एवं पुगलेंदी तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। नटराज की प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता था। चोलकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह में कावेरीपट्टनम था। चोलों का राज्य की चिन्ह बाघ था। इसके बाद है पांडवंश। पलसालई मुदुकुडमी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक था। पलसालई मुदुकुडमी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक था। नेडुंजेलियम भी इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पांड्यों का राज्य की चिन्ह मछली थी। पांड्यों की प्रथम राजधानी कोरकाई थी जिसे बाद में मदुरई स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद है राष्ट्रकूट वंश। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसकी जो राजधानी थी वो मान्यखेत मणिकर वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट को राजधानी बनाई थी। एलोरा के कैलाश मंदिर गुहा मंदिरों का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव या धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अमोघ वर्ष जैन धर्मानुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की। अमोघ वर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनसेन और गणतसार संग्रह के लेखक महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। अरब निवासी अल मसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। शांति पुराण के लेखक और कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पौन्न कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं, इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू तथा 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रसार की स्वीकृति दी थी। इसके बाद है चालुक्य वंश कल्याणी के। राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात तैलभ द्वितीय ने 973 से 997 ईस्वी कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को राजधानी बनाया।
कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में विक्रमांक, देवचरित के लेखक बिल्हण और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। इसने अपने राज्यरोहण के समय चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैलप तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। चालुक्य का पारिवारिक चिन्ह बराह था। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। इसके बाद है चालुक्य वंश वातापी के। पुलकेशिन प्रथम ने बादामी अथवा वातापी या बीजापुर के निकट को अपनी राजधानी बनाकर वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। ऐहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है और इसके रचनाकार रवि कीर्ति हैं। इस वंश का अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय को उसके सामंत दंती दुर्ग ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसके बाद है चालुक्य वंश बैंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसने बैंगी आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। अब नेक्स्ट है पल्लव वंश। सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी कांची को राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना की। सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में किरातार्जुनीय के लेखक और संस्कृत के महाकवि भारवी निवास करते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पहाड़ों को कटवाकर मंडप और एकाश्मक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया है। इस शैली के सभी मंदिर मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में विद्वान है। इस शैली को मामल्य शैली भी कहा जाता है। इस शैली के प्रमुख रथ मंदिर इस प्रकार द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव या धर्मराज रथ, गणेश रथ, पेडारी रथ तथा बलयम कुट्टई रथ। इसमें धर्मराज रथ सबसे बड़ा जबकि द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अपराजित वर्मन 880 से 903 ईस्वी पल्लव वंश का अंतिम शासक था। अब है यादव वंश। चालुक्य नरेश सोमेश्वर चतुर्थ के सामंत भिल्लम ने 1187 से 1191 ईस्वी स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना की। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। इस वंश का अंतिम राजा रामचंद्र था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब नेक्स्ट है होयसल वंश। चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के सामंत विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर होयसल वंश की स्थापना की। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेबिड थी। बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन से पराजित होने के बाद वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। नेक्स्ट है कदम वंश। पल्लव वंश के सामंत मयूर शर्मन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके कदम वंश की स्थापना की थी। कदम वंश की राजधानी बनवासी या बैजंती थी। मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। अब है पूर्व मध्यकाल। इसमें है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मेहर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मेहर भोज ने आदि बरा एवं प्रवास जैसी उपाधियां धारण की थी। महेंद्र पाल प्रथम की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्य साल भंजिका, बलरामायण
बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरविलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। अब नेक्स्ट है गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। गोविंद चंद इस वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस वंश के शासक जयचंद को पराजित किया था। नेक्स्ट है चाहमान राजवंश। चाहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अजय राज प्रथम ने अजमेर नगर की स्थापना की। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हरकेली नामक नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ सोमदेव ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता था। प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में निवास करते थे। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। मालवा का परमार राजवंश। परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की स्वतंत्रता का संस्थापक हर्ष अथवा शीयक द्वितीय था। भोज परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। भोज ने राजधानी धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज ने सरस्वती कंठवर्ण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृतिक व्याकरण, कूर्म शतक, युक्ति कल्पतरु तथा सम्रांगण सूत्रधार आदि ग्रंथों की रचना की। भोपाल में स्थित भोज सागर नामक झील का निर्माण भोज ने करवाया था। चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। नेक्स्ट है चंदेल राजवंश। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ती था। चंदेल वंश की स्थापना लगभग 831 ईस्वी में नन्नुक ने की थी। राजा धंग ने चंदेलों की राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की। विद्याधरी एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खजुराहो के अन्य मंदिरों में जगदम्बा मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तथा पार्श्वनाथ मंदिर उल्लेखनीय है। त्रिपुरी का कलचुरी या चेदी वंश। त्रिपुरी के कलचुरी या चेदी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम था। कलचुरी चेदी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। भेड़ाघाट जबलपुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। राजपूत राजाओं में गंगे देव ने ही स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे। अगला है गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। इस वंश के शासकों की राजधानी अनहिलवाड़ थी। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। हेमचंद सूरी ने कुमारपाल चरित की रचना की है। 1178 में मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा अनुयायी थे। अब है कश्मीर का राजवंश। कश्मीर ने हिंदू राज्य का इतिहास कल्याण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। कश्मीर पर क्रमशः कारकोट वंश, उत्पल वंश तथा लोहार वंश ने शासन किया। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। कारकोट वंश के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीठ सर्वाधिक शक्तिशाली था। कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था। उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी। वह लोहार वंश की राजकुमारी थी। उसका विवाह उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त के साथ हुआ था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कल्याण लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। अब है बंगाल का पाल राजवंश। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 से 770 ईस्वी था। गोपाल ने नालंदा में एक बिहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी बिहारों की स्थापना की थी। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। 11वीं सदी के गुजराती कवि शोड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया।
जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। विक्रमशिला विहार तथा नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। रामचरितम नामक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। इसके बाद सेन राजवंश। सेन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक विजय सेन हुआ। बल्लाल सेन ने दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे। सेन वंश की राजधानी नदिया थी। नेक्स्ट है कामरूप का बर्मन वंश। कामरूप के बर्मन वंश की स्थापना पुष्य बर्मन ने की थी। बर्मन वंश की राजधानी प्राग्ज्योतिष थी और भास्कर बर्मन हर्ष का समकालीन था। यहीं पर हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास को कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन की लिंक तथा टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाती है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।